नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम फ्रांस में दल प्रणाली पढ़ते हैं। फ्रांस में दल प्रणाली बहुत विलक्षण है। वैसे हम देख चुके हैं कि फ्रांस के संविधान में ऐसी बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी रूढ़ियाँ, बहुत सी पद ऐसे हैं जो सामान्यतः किसी गणतंत्र में नहीं मिलते। इसी वजह से भी हम फ्रांस के संविधान को इतनी उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। फ्रांस में जो दल प्रणाली है वो बाकी किसी इस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक जैसे अमेरिका, इंग्लैंड या इंडिया है उससे एकदम ही इतर है। देखते हैं क्या है। इस पेज पे जो फ्रांस का इलेक्शन रिजल्ट है राष्ट्रपति चुनाव का वो लगाया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा सीट वर्तमान में ले रिपब्लिक एन मार्च से जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनकी पार्टी को मिली हुई है। एमजी राइट ने फ्रांस के दलीय प्रणाली के बारे में कहा कि एक अंग्रेज़ और अमेरिकी के लिए फ्रांसीसी दलों का चित्र भ्रम पैदा करने वाला है। यानी यहाँ वैसा कुछ नहीं है जैसा अमेरिका और इंग्लैंड में है। वहाँ सुदृढ़ दलीय संगठन का अभाव है सिवाय साम्यवादियों के। ऐसे समूहों का उदय हुआ है जिनका संसद से बाहर दलीय संगठन भी नहीं है। देखिए, यहाँ संसद के अंदर ऐसे दलीय संगठन मिलते हैं जो कि सामान्यतः किसी अन्य लोकतंत्र में नहीं मिलते। वो हम जब संसद पढ़ेंगे तब देखेंगे। ऐसे समूहों का उदय हुआ है जिनका संसद से बाहर दलीय संगठन ही नहीं है, और संसद से बाहर कुछ दलीय संगठन ऐसे हैं जिनका संसद में कोई समूह प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी सामान्यतः लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल उदय होते हैं उनमें हाउस के अंदर जो दल के सदस्य होते हैं और हाउस के बाहर जो दलीय संगठन होता है उनके बीच में तालमेल मिलता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा तालमेल नहीं है, और ऐसे संगठन भी हैं जो अंदर अस्तित्व करते हैं, बाहर उनका कोई संगठन नहीं है, और ऐसे संगठन भी हैं जो बाहर हैं लेकिन अंदर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिक मुनरो आयस्ट ने किसी अमेरिका को फ्रांस का जो प्रणाली है उसको सावधानी से अध्ययन करते हुए आगाह किया कि अपने देश की सभी राजनीतिक मान्यताओं को उसे दिमाग से निकाल देना चाहिए। उसे इस तरह से अध्ययन करना चाहिए कि वो दूसरी दुनिया से आया है, उसे इस बात का कोई पूर्वाभास नहीं है कि दल क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसे होती है। ओग तथा जिंक ने कहा, फ्रांस में अमेरिका तथा इंग्लैंड के समान राजनीतिक दल न होकर उन्हीं के अनुरूप ऐसे प्रभावक गुट हैं। यानी ओग और जिंक इन्हें एक तरीके से प्रेशर ग्रुप मानते हैं कि ये प्रेशर ग्रुप टाइप है, लेकिन यहाँ इनको दल कहा जाता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में आने लायक प्रश्न है वो है कि फ्रांस एकमात्र ऐसा गणतंत्र है जिसके संविधान में राजनीतिक दलों का और समूहों का उल्लेख है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और समूहों को सौंपी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स दोनों वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। अनुच्छेद 4 में लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स शैल कंट्रीब्यूट टू द एक्सरसाइज ऑफ सफरेज। यानी जो मत का अधिकार है उसको ये एग्जीक्यूट करेंगे। दे शैल बी फॉर्म्ड एंड कैरी ऑन देयर एक्टिविटी फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियाँ करेंगे। दे शैल रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल, दो सिद्धांतों को भी मानने की अपेक्षा की गई है उनसे, नेशनल सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी। दे शैल कंट्रीब्यूट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल सेट आउट इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 1। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 1 क्या है? Statutes shall promote equal access by women and men to elective office and post as well as position of professional and social responsibility। तो ये आर्टिकल 4 में एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता होगी, पार्टिसिपेशन का कार्य करेंगे, डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्थान दिया गया है। बहुदलीय प्रथा है, लगभग 10-12 दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। ये जो बहुदलीय प्रथा है ये वहाँ की ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है। इसकी स्थापना जब थर्ड रिपब्लिक इस्टेब्लिश होता है उस समय 2 दल बनते हैं, एक राजतंत्र का समर्थक और दूसरा गणतंत्र का समर्थक। 1876 में गणतंत्र समर्थकों की जीत के फलस्वरूप तृतीय गणतंत्र की स्थापना होती है। कालांतर में फूट से नए दल बनते हैं। इन्हीं राजतंत्र समर्थकों और गणतंत्र समर्थकों में 2-3 और उनके बीच के दल उदय हुआ, और बाद में तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए दलों का उदय हुआ, किसी एक घटना विशेष के लिए दलों का उदय हुआ, किसी मुद्दे विशेष के लिए दलों का उदय हुआ। यानी बहुत सारे दल और गुट
फ्रांस की राजनीति में सक्रिय हैं। फ्रांस में दलीय कार्यक्रमों का अभाव है, यानी दल हैं लेकिन उनका कोई निश्चित कार्यक्रम या कोई निश्चित आइडियोलॉजी नहीं होती। राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव है, दल हैं लेकिन उनका इस प्रकार से पूरे राष्ट्र में अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द नेशन कोई संगठन नहीं है, ना उनकी कोई विचारधारा है, ना ऐसा दलीय ढांचा है कि जो पूरे राज्य में चुनाव करवाने के लिए सपोर्ट करता हो। दलीय अनुशासन का अभाव है। दलीय अनुशासन का अभाव इस कदर है कि सरकार बनती है, प्रथम मंत्रिमंडल में वो लोग दूसरे दल के समर्थन से होते हैं, जब नया मंत्रिमंडल बनता है तो वही लोग होते हैं, अलग मुद्दों के साथ आ जाते हैं। और इन सब कामों की वजह से जो राजनीतिक अस्थिरता है और जो उथल पुथल है वो हमने देखी थी कि फ्रांस की राजनीति में किस कदर है कि 90 मंत्रिमंडल चेंज हुए लगभग थर्ड और फोर्थ रिपब्लिक में, यानी 90 बार मंत्रिमंडल। औसत जो आयु है मंत्रिमंडल की वहाँ 7 से 8 मंथ रही थी इन दो गणतंत्रों में। दल के संसदीय व बाहरी संगठन में सीधा व स्पष्ट संबंध नहीं है। जैसा हमने देखा कि ऐसे दल हैं जिनका अंदर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और ऐसे अंदर ऐसे गुट हैं जिनका बाहर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जब दल का अनुशासन नहीं है तो बाहर और अंदर के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव होना लाजमी है। वैचारिक विविधता है, यानी दल लेफ्ट से लेकर राइट सारी तरह की, सेंट्रल टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट, सारी तरह की विचारधाराओं के दल फ्रांस की राजनीति में सक्रिय हैं। चतुर्थ गणतंत्र एक बहुसदस्यीय एवं प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रणाली ने भी बहुदलीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन दिया। चतुर्थ गणतंत्र में क्या था? बहुसदस्यीय दलीय व्यवस्था थी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कई उम्मीदवार चुने जाते थे, और जो प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रणाली थी इसने भी बहुदलीय प्रणाली को सपोर्ट किया है। बहुदलीय प्रणाली से क्या हुआ है? जेसी जोरी का निष्कर्ष है कि फ्रांस में राजनीतिक दल सत्ता के लिए इस तरीके से संघर्ष करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देते हैं। वहाँ साम्यवादियों, समाजवादियों, उदारवादियों, गणतंत्रवादियों ने मामलों को इस हद तक पहुँचा दिया कि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व ही गंभीर चिंता का कारण बन गया है। इसलिए 1958 में पंचम गणतंत्र के उद्घाटन के पश्चात भी फ्रांस अस्थिर बहुदल प्रणाली का उदाहरण पेश करता है। जेसी जोरी सर का आर्गुमेंट है कि वहाँ जो दलों के मध्य जो कंपटीशन है या कंपटीशन की प्रकृति है वो इस कदर है कि उन्होंने गणतंत्र को ही खतरे में डाल दिया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिहाज से सामान्यतः किसी दूसरे देश के जो दलीय राजनीति होते हैं उन पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन फ्रांस की राजनीति में ये जो उनका 17 का चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का, उसमें पहली बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई या पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। तो इस वजह से एक दो दलों के नाम महत्वपूर्ण हैं। राइट विंग की जो पार्टीज़ हैं वो नेशनल रैली, ये इनके फ्रेंच नेम है, द रिपब्लिकन, और सेंट्रलिस्ट की द रिपब्लिकन एन मार्शे। ये जो राजनीतिक दल है यह जो इमैनुअल मैक्रो हैं उनका राजनीतिक दल का नाम यह है। यह पहली बार ऐसा हुआ है 2017 के चुनाव में कि जो उनकी ट्रेडिशनली जो लेफ़्ट और राइट की जो पार्टियां आती थी वो सेकंड राउंड में ही नहीं पहुंच पाई और उनका मत शेयर भी बहुत कम रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जब बहुदलीय व्यवस्था है तो बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। ये वो 10-12 वो राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि 2017 का जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 5वें रिपब्लिक की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो रन ऑफ था, रन ऑफ यानी पहली बार अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त 2 उम्मीदवारों के मध्य दोबारा चुनाव करवाया जाता है। इसे द्वितीय मत प्रणाली कहते हैं। द्वितीय मत प्रणाली को ही
रन ऑफ सिस्टम कहते हैं। यानी द्वितीय मतदान जब हुआ तो जो उनकी ट्रेडिशनली लेफ्ट और राइट पार्टीज थी उनका अस्तित्व इसमें नहीं था, यानी और ही पार्टियों के मध्य हुआ था। और ऐसा पहली बार हुआ कि ट्रेडिशनल लेफ्ट और राइट का जो वोट शेयर है वो 26% से कम हो गया। जो रन ऑफ हुआ था यानी द्वितीय मतदान हुआ था वो इमैनुअल मैक्रों की इयन मार्से और मैरीन ले पेन की नेशनल फ्रंट के मध्य यह चुनाव हुआ था। और अंतिम रूप से इमैनुअल मैक्रों, जिनकी राजनीतिक दल का नाम EN मार्से। अब इनके क्या है कि फ्रेंच नेम होते हैं, थोड़े अलग ही तरीके से लिखे जाते हैं, अलग ही तरीके से बोले जाते हैं। इमैनुअल मैक्रों विजयी रहे थे। तो ये है फ्रांस का राजनीतिक दल। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।